नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं एक बार फिर से नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो होगी मैनेजमेंट के ऊपर। मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट किसका होगा? तो हम जो डिजीज पोर्शन पढ़ रहे हैं रीनल फेलियर, उसका आज मैनेजमेंट हम देखने वाले हैं। रीनल फेलियर। रीनल फेलियर या रीनल इंजरी के बारे में हम कंप्लीट रूप से डिस्कस कर चुके हैं कि क्या होता है, कौन कौन से इसके टाइप्स आते हैं। अक्यूट रीनल इंजरी था, क्रोनिक रीनल इंजरी था, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आते हैं वो भी हम कंप्लीट रूप से इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रीनल फेलियर का मैनेजमेंट होने वाला है, कि जिस पेशेंट में रीनल फेलियर हो गया है उसको हम कैसे कोशिश कर सकते हैं, कैसे उसको हम ठीक कर सकते हैं, ताकि उसकी जो किडनी है वो वापस से अपना फंक्शन स्टार्ट कर दे। चलिए, तो इसमें जो सबसे पहले हम अगर मैनेजमेंट की बात करें तो जो मैनेजमेंट होने वाला है वो होगा उसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को बेस करके, कि जो जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हम पढ़ रहे थे उन उन जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस थे अगर उनकी पूर्ति कर दी जाए, जिसकी भी कमी से हो रहे थे, अगर कुछ एक्सेस की वजह से हो रहे थे तो एक्सेस को बाहर निकाल दिया जाएगा, और अगर कमी की वजह से हो रहे थे तो उस कमी को पूरा कर दिया जाएगा। तो उसी को बेस करके हम क्या इसका मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि हमारे पास क्या साइन सिम्टम आ रहे थे, तो हमारे पास साइन सिम्टम आ रहे थे कि पेशेंट में क्या हो रहा था, कैल्शियम की कमी हो रही थी। तो हमें क्या करना है, टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, सबसे पहला हमारा यही पॉइंट हो जाएगा कि अगर कैल्शियम की कमी हो रही है उस पेशेंट में, हमने देखा था क्यों हो रही थी, क्योंकि विटामिन डी जो था वो एक्टिवेटेड नहीं हो पा रहा था। अब विटामिन डी एक्टिवेटेड नहीं है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो हमें बाहर से क्या करना पड़ेगा, उसको एडमिनिस्टर्ड करवाना है। एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड विटामिन डी। एक्टिवेटेड विटामिन डी, एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं हम, विटामिन डी के साथ प्लस कैल्शियम हम पेशेंट को दे सकते हैं। दोनों चीजें हम देंगे तो पेशेंट में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। विटामिन डी प्लस कैल्शियम जो है, टैब आती है सेल्काल। ये जो टैबलेट खिलाने से क्या होगा, पेशेंट के अंदर जो कैल्शियम की कमी थी उसको हम ठीक कर पाएंगे। विटामिन डी प्लस एक्टिवेटेड विटामिन डी प्लस कैल्शियम, दोनों को एक साथ टैब सेल्काल करके आती है, वो अगर हम खिलाते हैं तो पेशेंट में कैल्शियम की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। तो हमारा जो एक साइन सिम्टम आ रहा था कि हाइपोकैल्सीमिया हो रहा है पेशेंट में, जिसकी वजह से मसल क्रैम्प आ रहे थे, स्पाज्म हो रहा था, तो वो हम उसको यहाँ पे ठीक कर सकते हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड क्या होगा, हमें क्या करना है, पेशेंट के अंदर हाइपरवोलीमिया हो रखा है। क्यों? क्योंकि ओलिगोरिया की कंडीशन है, एनियूरिया के बनी हुई है, तो हमें क्या करना है, डिक्रीज करना है। डिक्रीज फ्लूड इनटेक। डिक्रीज फ्लूड इनटेक। सेकंड हमारा क्या काम होगा, फर्स्ट हमने कैल्शियम की जो कमी थी उसको ठीक कर लिया है। सेकंड हम क्या करने वाले हैं कि जो पेशेंट फ्लूड ले रहा है, जितना वो फ्लूड इनटेक करना है उसको हमें डिक्रीज करना है। अब कितना डिक्रीज करना है वो उसको हम मेजर करते हैं। रेंज होती है 400 से 1000 ml पर डे, प्लस यहाँ पे इतना फ्लूइड हमें देना है। इसमें और ऐड क्या करना है, ऐड हमें ये करना है कि सपोज करो एग्जांपल अगर हम ले कि उस पेशेंट का जो यूरिन आउटपुट है वो आ रहा है हमारे पास 200 ml, मतलब ओलिग्यूरिक फेज में है, 200 ml उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है। तो पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है वो कितना हो जाएगा, 400 से 1000 प्लस 200 ml, मतलब जो उसका यूरिन आउटपुट आ रहा है उसके साथ हमें उसके अलावा और कितना फ्लूइड देना है, तो 400 से 1000 ml देना है। और अगर एवरेज पूछे तो वो कितना होगा, 600 ml प्लस जितना अमाउंट यूरिन आउटपुट आया है उतना अमाउंट हमें फ्लूइड और देना है पेशेंट को। तो ये हमें करना है डिक्रीज। चलिए, नेक्स्ट हमें और क्या करना है, फ्लूइड इनटेक में। फ्लूइड इनटेक में हमें क्या करना है कि पेशेंट को एनएस देना है, नॉर्मल सलाइन उसको एडमिनिस्टर्ड करना है, नॉर्मल सलाइन। और अवॉइड क्या करना है, अवॉइड आरएल।
रिंगर लैक्टेट जो सॉल्यूशन है उसको हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना होता है? क्योंकि आरएल में क्या है होता है, पोटेशियम पाया जाता है। अब ये क्या होता है, जो पोटेशियम पहले से ही पेशेंट में क्या है, हाइपर कैलेमिया की कंडीशन डेवलप हो रखी है, और अगर हम आरएल देंगे, रिंगर लैक्टेट देंगे, मतलब और ज्यादा पोटेशियम बढ़ेगा, तो वो हाइपर कैलेमिया और ज्यादा कोज करवाएगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हो सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अवॉइड आरएल करना है, और उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, नॉर्मल सलाइन का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये दो साइन सिम्टम हम ठीक कर चुके हैं, पहला कैल्शियम की कमी, दूसरा जो पानी एक्सेस हो रहा था, हाइपरवोलीमिया की कंडीशन हो रही थी, उसको हमने ठीक करने की कोशिश की है, कि जो उसका फ्लूइड वॉल्यूम है उसको हमने डिक्रीज कर दिया, कि हमें लिमिट कर रहे हैं कि एक दिन में हम पेशेंट को सिर्फ इतना ही पानी पिलाने वाले हैं। और क्या हम कर सकते हैं फ्लूइड वॉल्यूम के लिए? तो हम फ्लूइड वॉल्यूम के लिए कर सकते हैं, पेशेंट को डायूरेटिक्स दे सकते हैं। डायूरेटिक्स क्या करती हैं? डायूरेटिक्स करती हैं यूरिनरी आउटपुट को इंक्रीज करवाती हैं, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट। जो यूरिनरी आउटपुट है उसको इंक्रीज करवाती है। अब हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि जो डायूरेटिक्स हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी वाली यूज करें। तो हमें यहाँ पे यूज करना है लूप डायूरेटिक्स। लूप डायूरेटिक्स एग्जाम्पल जो आता है लूप डायूरेटिक्स में, वो आपका आता है लैसिक्स इंजेक्शन, लैसिक्स, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं फ्यूरेसेमाइड, फ्यूरेसेमाइड, ये हमें यूज करना है। इसके अलावा जो लूप डायरेटिक्स है वो हमें यूज करना है, और क्या यूज नहीं करना है? तो हमें यूज नहीं करना है पोटेशियम स्पेयरिंग, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, इनका हमें यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, पोटेशियम को स्पेयर करते हैं। स्पेयर का मतलब होता है स्टोर करने का काम करते हैं। तो अगर हमने ये वाले डायूरेटिक्स पेशेंट में दिए, तो पेशेंट में क्या कंडीशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज पोटेशियम, और पोटेशियम पहले से ही पेशेंट में ज्यादा है, तो हमें पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स नहीं देने हैं। उसकी जगह हमें क्या यूज करना है, पेशेंट में लूप डायूरेटिक्स का यूज करना है, ताकि जो पेशेंट का यूरिनरी आउटपुट है वो बढ़ सके, और जो हाइपरवोलीमिया की कंडीशन डेवलप हुई थी वो पेशेंट में हम ठीक कर सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा, तो इसके अलावा हम पेशेंट में दे सकते हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। हाइपरवोलीमिया होने की वजह से क्या हो रहा है, हाइपरवोलीमिया होने की वजह से पेशेंट में बीपी बढ़ रहा है। तो बीपी को हम ठीक करने के लिए, उसके लिए हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दे सकते हैं। और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं पेशेंट में एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या काम करती हैं? तो एंटीबायोटिक्स जो इडीमा है उसको रिलीज करवाने में मदद करती हैं। हमारी बॉडी में जो भी इन्फ्लामेशन होने के चांसेस है, पेरिटोनाइटिस डेवलप हो रहा था, तो उन सबको ट्रीट करने में मदद करेंगे। हमने देखा कि पेरिटोनाइटिस हो गया है, एसाइटिस हो गया है, वो सब क्या है, इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन डेवलप हुए हैं बॉडी में। तो एंटीबायोटिक्स उन इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए दी जा रही है जो हमारी बॉडी में डेवलप हुआ है। उसके अलावा और अगर हम बात करें कि और हम क्या मैनेज कर सकते हैं, तो और हम बात कर सकते हैं कि पेशेंट में क्या हो रहा था, इरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन था वो कम सिक्रेट हो रहा था, या फिर सिक्रेशन उसका बंद हो गया था। क्योंकि किडनी से वो सिक्रेट होता है, किडनी डैमेज हो गई है, तो पेशेंट में क्या हो जाएगा, एनीमिया। तो हमें क्या करना है टू ट्रीट एनीमिया, कि जो एनीमिया डेवलप हुआ है उसको हमें ठीक करना है। एनीमिया क्यों हुआ है? क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पा रहा है। तो हमें क्या करना है, इंजेक्शन इरिथ्रोपोइटिन, इरिथ्रोपोइटिन के जो इंजेक्शन है वो हमें एडमिनिस्टर करने हैं। और हमें क्या करना है, आयरन सुक्रोज एडमिनिस्टर करना है। फोलिक एसिड की टैबलेट खिलानी है पेशेंट को, फोलिक एसिड। ठीक है, ये हम कर सकते हैं एनीमिया को ठीक करने के लिए। और हम क्या कर सकते हैं एनीमिया को ठीक करने के लिए, पेशेंट में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो एनीमिया इनसे क्या है, ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन इरिथ्रोपोइटिन, आयरन सुक्रोज, फोलिक एसिड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। आयरन सुक्रोज के बारे में हमें ध्यान रखना है कि इसको 3 to 5 मिनट में हमें एडमिनिस्टर करना है। आईवी हम इसको देंगे, इंजेक्शन होता है, तो उसको स्लो एडमिनिस्टर करना है। कितना, 3 to 5 मिनट्स। और अगर हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं, इन्फ्यूजन दे रहे हैं, तो इन्फ्यूज ओवर 15 मिनट्स,
15 मिनट में हमें उसको इन्फ्यूज करना है, और अगर डायरेक्ट हम दे रहे हैं बिना इन्फ्यूजन के तो 3 से 5 मिनट में उसको एडमिनिस्ट्रेट करना है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास एनीमिया को ठीक करने के लिए कि हम इसको इंजेक्शन इरिथ्रोपोइटिन दे सकते हैं, आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन दे सकते हैं, फोलिक एसिड की टेबलेट हम उसको दे सकते हैं, या फिर हम पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उसका जो ब्लड है वो इम्प्रूव होगा, ब्लड फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पेशेंट में क्या डेवलप हो रहा था, पेशेंट में डेवलप हो रहा था यूरेमिया की वजह से यूरेमिक फ्रॉस्ट। तो ईचिंग होगी, तो हमें क्या करना है, उस ईचिंग को ठीक करना है। प्रूराइटिस, टू ट्रीट प्रूराइटिस, जो प्रूराइटिस है उसको हमें ठीक करना है। तो प्रूराइटिस को ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले पेशेंट को क्या करना है, डू नॉट यूज सोप, कि आप जो साबुन है उनका यूज मत कीजिए, क्योंकि साबुन का यूज करने से क्या है, स्किन ड्राई होती है, ड्राई होगी तो ज्यादा इचिंग होती है, इसीलिए साबुन का यूज नहीं करना है। उसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, बेनेड्रिल एंड कैम्फूर ऑयल, कैम्फूर ऑयल, इनका हमें यूज करना है पेशेंट की प्रूराइटिस ठीक करने के लिए। बेनेड्रिल एंड कैम्फूर ऑयल का यूज करना है, साबुन का यूज नहीं करना है पेशेंट की प्रूराइटिस ठीक करने के लिए। तो अभी तक हमने क्या क्या मेजर्स देखे, फर्स्ट कैल्शियम को हमने ठीक किया, फिर हमने हाइपरवोलेमिया को ठीक किया है, हाइपरवोलेमिया क्या हम बात, एनीमिया को ठीक कर रहे हैं, प्रूराइटिस को ठीक कर रहे हैं। उसके अलावा एंटीबायोटिक हमने दी है कि जो इन्फेक्शन था उसको हम ठीक कर सके। नेक्स्ट हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स दी थी, ताकि जो पेशेंट में बीपी बढ़ा है वॉल्यूम बढ़ने की वजह से, वो हम पेशेंट का नॉर्मल कर सके। और क्या क्या साइन सिम्टम आ रहे थे, तो और साइन सिम्टम की अगर हम बात करें तो और साइन सिम्टम में हमने देखा था कि जो फोस्पेट है वो हमारा बढ़ रहा था। तो हमें क्या करना है, टू ट्रीट हाइपर फोस्पेटीमिया, हाइपर फोस्पेटीमिया, जो फोस्फेट बढ़ा था उसको हमें ठीक करना है। फोस्फेट बढ़ने की वजह से क्या हो रहा था, रेडनेस ऑफ आईज, आई से रिलेटेड जो पेन थे, डिप्लोपिया हो रहा था, रेडनेस आ रही थी, लैक्रिमेशन इंक्रीज हो रहा था। तो वो सारे साइन सिम्टम इससे कम हो जाएंगे जब अगर हम पेशेंट की बॉडी में से जो एक्सेसिव फोस्फेट है उसको निकाल देंगे। तो अब एक्सेसिव फोस्फेट को निकालने के लिए हमें क्या करना है, तो एक्सेसिव फोस्फेट को निकालने के लिए हमें पेशेंट को सिरप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, सिरप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का यूज करना है। ये जो सिरप एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करती है, जो फॉस्फेट है उसको डायरेक्टली जीआई से एब्जॉर्ब करती है। क्या एक्शन होता है इसका, एब्जॉर्ब फ्रॉम जीआई एंड डायरेक्टली एक्सक्रीटेड, डायरेक्टली एक्सक्रीटेड थ्रू स्टूल, कि इसको जीआईटी से डायरेक्ट ही एब्जॉर्ब कर लेती है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वहां तक मिक्स नहीं होने देती। मतलब इसका जो डाइजेशन है वो हुआ, एब्जॉर्प्शन डायरेक्ट ही कर लेती है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरेक्ट जीआईटी से इसका एब्जॉर्ब कर लेती है, इसकी हमारी जो बॉडी है वहां पे नहीं जाने देती है, ब्लड के अंदर नहीं जाने देती। और फिर क्या करती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ मिक्स होके डायरेक्टली इसको स्टूल से बाहर निकालने में मदद करता है। इसके अलावा और हम क्या यूज कर सकते हैं, सीरम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट, सिरप कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का भी क्या काम है, ये भी डायरेक्ट फोस्फेट को जीआईटी से एब्जॉर्ब करेगा और स्टूल के साथ बाहर निकालने में मदद करता है। अब हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि टू गिव विद मील, इसको खाने के साथ ही देना है, ताकि जब आप खाना खिलाएं तो खाने में जो डाइटरी फोस्फेट है उसको ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड वहीं से एब्जॉर्ब कर ले। अगर खाने के बाद आप देंगे तो हो सकता है कि फोस्फेट जो है वो हमारी बॉडी में भी चला जाए, जो है एब्जॉर्ब हुआ और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में भी मिक्स हो गया, तो फोस्फेट का जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसको किसके साथ देना है, खाने के साथ देना है, ताकि जो हम डाइटरी फोस्फेट ले रहे हैं वो हैंड टू हैंड वहां से एब्जॉर्ब ना हो और सीधा का सीधा क्या हो जाए, स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाए।
नेक्स्ट वन चीज, एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ हमें और कोई अदर ड्रग्स जो हैं उनको स्पेशली रूप से देखना है। हो सके तो जो अदर जो मेडिकेशंस हैं, अदर मेडिकेशंस, उनका हमें यूज नहीं करना है। तो मतलब जो फोस्फेट वाली कंडीशन है उसको हम बाद में भी ठीक कर सकते हैं। पहले जो सीवियरिटी जो हो रही थी, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर जो कैलीमिया, उनको हमें प्रायोरिटी बेसिस पे ठीक करना है। क्योंकि ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये क्या करते हैं, जो अदर मेडिकेशन है उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। अब अगर बाकी मेडिकेशन हमने कम, ये जो एक्टिविटी है उनकी कम हो जाएगी। सपोज करो हमने हाइपरवोलेमिया के लिए लेसिक्स दी हुई है, लेसिक्स क्या करवाएगी, यूरिनरी आउटपुट को बढ़वाएगी, बट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट ने क्या कर दिया है, जो लेसिक्स था उसकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर दिया है। अब वो जहां पे काम 6 घंटे में कर रही थी, अब उसको काम करने में 8 घंटे लगेंगे। तो क्या हो गया, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये दोनों क्या करती हैं, अदर मेडिकेशंस की जो एफिशिएंसी है उसको कम करते हैं। इसलिए कोशिश ये करना है कि इन दोनों के साथ हमें और कोई अदर मेडिकेशंस पेशेंट में एडमिनिस्टर नहीं करनी है। नेक्स्ट हमें और क्या करना है, नेक्स्ट हमें ये करना है कि पेशेंट में हमें स्टूल सॉफ्टनर एंड लैक्सेटिव्स का यूज करना है। क्या यूज करना है, टू यूज स्टूल सॉफ्टनर, स्टूल सॉफ्टनर एंड लैक्सेटिव्स। क्यों यूज करना है स्टूल सॉफ्टनर एंड लैक्सेटिव्स, क्योंकि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन डेवलप होगा। तो उसको ठीक करने के लिए हमें पेशेंट में साथ के साथ स्टूल सॉफ्टनर और लैक्सेटिव्स का भी यूज करना है। तो इससे क्या होगा, हम फॉस्फेट जो बढ़ा हुआ था उसको ठीक कर पाएंगे। कैसे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की सिरप हमें यूज करनी है। क्या क्या सावधानी रखनी है, सावधानी हमें यह रखनी है कि स्टूल सॉफ्टनर देने हैं, लग्जेटिव्स देने हैं, इसको खाने के साथ देना है और अदर मेडिकेशंस के साथ इसको नहीं देना है। क्या काम करती है, डायरेक्टली जीआई से इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और इसको सीधा का सीधा स्टूल से एक्सक्रीट आउट करवाने में मदद करती है। मतलब हमारी जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है उसमें इसको मिक्स नहीं होने देते हैं। तो ये ऐसे करके हम जो फॉस्फेट था उसको हम ठीक कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम के लिए। क्यों, क्योंकि बॉडी में मैग्नीशियम का अमाउंट भी बढ़ा हुआ था। मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ने की वजह से क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिल रहे थे कि पेशेंट में जो डीप टेंडन रिफ्लेक्स है वो एब्सेंट हो गए थे। तो अब वो टेंडन रिफ्लेक्स हमें वापस भी लेके आने हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, टू ट्रीट हाइपर मैग्नीसीमिया, हाइपर मैग्नीसीमिया। जो हाइपर मैग्नीशियम बढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम उसको हमें ठीक करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डायूरेटिक्स देने हैं। डायूरेटिक्स से क्या होगा, जो मैग्नीशियम है वो यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा। साथ के साथ हमें और क्या देना है, कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, जो मैग्नीशियम से होने वाली टॉक्सिसिटी है उससे हमें प्रिवेंट करता है। तो इसको करके हम क्या कर सकते हैं, जो मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ा है बॉडी में उसको हम ठीक कर पाएंगे। तो क्या क्या मेजर्स हमने डिस्कस किए हैं उनको एक बार हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सबसे हमने पहले पढ़ा टू ट्रीट हाइपोकैल्सीमिया। सेकंड हम बात करें, हमने पढ़ा डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, डिक्रीज। इससे हमें क्या होगा कि जो मैनेजमेंट है उसको हम सीधा एक बार पॉइंट आउट कर लेंगे, तो उससे हमें समझने में और इजी होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा है टू ट्रीट एनीमिया, टू ट्रीट एनीमिया। नेक्स्ट हमने पढ़ा टू ट्रीट प्रूराइटिस, टू ट्रीट प्रूराइटिस। नेक्स्ट हमने पढ़ा टू ट्रीट हाइपर मैग्नीसीमिया। नेक्स्ट टू ट्रीट हाइपर फोस्फेटीमिया, हाइपर फोस्फेटीमिया। तो ये मेजर्स हम पढ़ चुके हैं कि कैल्शियम ठीक हो गया है, जो हाइपरवोलीमिया था वो ठीक हो गया है, एनीमिया ठीक हो गया, प्लूराइटिस ठीक हो गया, मैग्नीशियम ठीक हो गया, फोस्फेट ठीक हो गया। और हमने क्या दिया है, पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक्स दिए हैं एंड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग भी हम पेशेंट को दे चुके हैं, एंटी हाइपरटेंसिव।
तो ये सारी चीजें हम पेशेंट में ठीक कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो होगा पेशेंट के अंदर जो पोटेशियम बढ़ा हुआ था उसको ठीक करना। मतलब जो हाइपर कैलीमिया की कंडीशन थी उसको ठीक करना। हाइपर कैलीमिया की वजह से हो क्या रहा था, तो पेशेंट में डिसअरेथमियाज हो रहे थे। तो हमें नेक्स्ट क्या करना है, हाइपर कैलेमिया को ट्रीट करना है। टू ट्रीट हाइपर कैलेमिया कि जो पोटेशियम है उसका लेवल हमें ठीक करना है बॉडी के अंदर। तो हमें क्या क्या मेजर्स वहां पे यूज करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो डायूरेटिक्स दे रहे हैं वो हम कौन सी देंगे, यूज लूप डायूरेटिक्स। हमें पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स का यूज नहीं करना है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्यों यूज नहीं करना है। उसका रीजन ये था कि जो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स है वो क्या काम करवाती है, पोटेशियम को स्टोर करवाती है हमारी बॉडी में। जबकि हमें पोटेशियम को नहीं चाहिए हमारी बॉडी में, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, लूप डायूरेटिक्स का हम वहां पे यूज करने वाले हैं। उसके अलावा हमें क्या यूज करना है, हमें यूज करना है कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट। कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या काम करवाता है, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट काम करवाता है जो कार्डियक एरिथमियाज हो रहे हैं उन कार्डियक एरिथमियाज को प्रिवेंट करवाने में मदद करता है। क्या काम करता है, टू प्रिवेंट कार्डियक रिदमाज। जो कार्डियक एरिथमा हो रहे हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए हम कैल्शियम ग्लूकोड का इंजेक्शन देते हैं। और हम क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ कैल्शियम क्लोराइड। ये दोनों इंजेक्शन ही क्या करवाते हैं, कार्डियक एरिथमियाज को प्रिवेंट हमें करवाने में मदद करते हैं। अब जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है उसके लिए हमें यूज करना होता है रूल ऑफ 10। रूल ऑफ 10 क्या कहता है कि जो कैल्शियम ग्लूकोनेट है, इंजेक्शन है दोनों, इसका हमें 10% कंसंट्रेशन लेनी है। 10% कंसंट्रेशन, 10 ml अमाउंट एंड इन्फ्यूज ओवर 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये क्या है, रूल ऑफ 10 है कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए। क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 10%। कितना अमाउंट हमें देना है, 10 ml, और कितनी देर में देना है, 10 मिनट्स में। तो ये है हमारा कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए रूल ऑफ 10। क्या काम कर रहा है, जो कार्डियक एरिथमियाज हो रहे हैं उनको ठीक करवाने में हमारी मदद कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट्स है। कैल्शियम क्लोराइड क्या करवाता है, इसको हमें आईवी देना है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि इसका आईवी यूज होना चाहिए। आईवी यूज भी कौन सा आईवी यूज होना चाहिए, तो जो सेंट्रल लाइन है वहां से हमें इसको देना है। सेंट्रल लाइन, जो पेरिफेरल लाइन है उससे हमें इसका यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज पेरिफेरल लाइन। पेरिफेरल लाइन, जो पेरिफेरल लाइन है उसका हमें यूज नहीं करना है, सेंट्रल लाइन का यूज करना है। क्यों नहीं करना है पेरिफेरल लाइन का यूज, तो ये क्या करवाता है, जो सबक्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस जो हमारे टिश्यूज हैं उनको नेक्रोसिस करवा देता है। सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस। तो इस सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस से बचने के लिए हमें पेरिफेरल लाइन का यूज नहीं करना है। बट अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पेशेंट में पेरिफेरल लाइन का भी यूज करना पड़े, तो वहां पे आप पेशेंट में बिल्कुल स्लोली उसको एडमिनिस्टर्ड करोगे। कि हो गया ऐसी कोई इमरजेंसी ही आ गई कि आपको पेशेंट की सेंट्रल लाइन लाइन से तो लाइफ सेविंग ड्रग्स देनी है, तो आपको पेरिफेरल लाइन का यूज करना है। बट वहां पे आप उसको स्लोली एडमिनिस्टर्ड करने वाले हो। और जो इसकी कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1 mg = 1 ml। तो ये कैल्शियम क्लोराइड के बारे में कि आप उसको सेंट्रल लाइन से एडमिनिस्टर्ड करेंगे। पेरिफेरल लाइन से एडमिनिस्टर्ड नहीं करना है, क्यों, क्योंकि वो सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस करवा रहा है। और अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पेरिफेरल लाइन यूज करनी पड़ी है पेशेंट की, तो हम वहां पे क्या करेंगे, बिल्कुल स्लोली वहां पे हम उसको एडमिनिस्टर्ड करने वाले हैं। नेक्स्ट हम इसके अलावा और क्या करेंगे, हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करने के लिए, तो हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करने के लिए हमें क्या करना होता है, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन यूज करना होता है।
क्या है? ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। अब हम क्यों यूज कर रहे हैं ग्लूकोज प्लस इंसुलिन? नेक्स्ट हमें क्या देखना है? ग्लूकोज प्लस इंसुलिन का इन्फ्यूजन देना है पेशेंट में। तो ये क्या काम करवाता है? इंसुलिन जो होता है वो पोटेशियम को बाइंड करवाता है। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन बाइंड पोटेशियम, पोटेशियम को बाइंड करता है अपने साथ और मूव करवाता है इनटू सेल, इनटू सेल, सेल के अंदर वापस से लेके जाता है। जो ब्लड के अंदर वॉल्यूम बढ़ा है पोटेशियम का उसको कम करवाने के लिए इंसुलिन क्या करता है? ब्लड का जो पोटेशियम है उसके साथ बाइंड होके सेल के अंदर एंटर करवा देता है। ठीक है। अब इंसुलिन की वजह से क्या होगा? इंसुलिन की वजह से पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। उस हाइपोग्लाइसीमिया को ठीक करने के लिए हम पहले से ही क्या दे रहे हैं पेशेंट में? ग्लूकोज। क्लियर है? तो ग्लूकोज और इंसुलिन उन दोनों का काम अलग अलग है, साथ क्यों दे रहे हैं वो भी रीजन समझाया है। इंसुलिन का काम है वो पोटेशियम को बाइंड करके सेल के अंदर लेके जाता है। तो ये हो गया। दूसरी चीज इंसुलिन जो कर रहा है वो तो करेगा, क्या करता है कि जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको कम करवाता है। अब अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो नई समस्या और पैदा हो जाएगी। एक चीज को ठीक करने लगे थे दूसरी चीज को बिगाड़ ली है। तो उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए हम पहले से ही पेशेंट में ग्लूकोज दे रहे हैं, ताकि जो हाइपोग्लाइसिया ग्लाइसीमिया की कंडीशन होने वाली है वो ना हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में हम यहाँ पे पेशेंट में ग्लूकोज प्लस इंसुलिन का यूज करते हैं। इंसुलिन क्या करवा देता है? पोटेशियम को वापस सेल के अंदर एंट्री करवा देता है। उसके अलावा हम और क्या यूज कर सकते हैं? और हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। और हम क्या यूज कर सकते हैं पोटेशियम को ठीक करने के लिए? पेशेंट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन हम दे सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइड होता है सोडियम प्लस SCO3, मतलब सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट। अब एक चीज तो यहाँ पे ये होगी, अगर सोडियम फ्री हो रहा है तो पेशेंट में जो हाइपोनेट्रीमिया था उसको हम ठीक कर पाएंगे। दूसरी चीज क्या होगा? जो बाइकार्बोनेट बचा है वो बाइकार्बोनेट किसके साथ ऐड होगा? जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस करवा रहा है, जो फ्री H प्लस आयन हमारे पास घूम रहे हैं, उनके साथ आपका जो बाइकार्बोनेट है वो ऐड होके क्या करवा लेता है? H2CO3 नामक फॉर्मेशन करवा देगा। ठीक है। अब H2CO3 किस में डिवाइड हो जाएगा? आपका H2O प्लस CO2। तो CO2 आपका बाहर निकाल दी जाएगी और H2O जो बना है उसको निकालने के लिए हम डाययूरेटिक्स पेशेंट में पहले से ही दे रहे हैं। तो यहाँ पे दो चीज ठीक कर पा रहे हैं हम। पहली चीज, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से हम सोडियम को ठीक कर पा रहे हैं, जो बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया था उसको हम ठीक कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, पेशेंट में हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक कर पा रहे हैं। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस ठीक होगा तो जब हमने मेटाबॉलिक एसिडोसिस पढ़ा था तो वहां पे हमने एक चीज डिस्कस की थी कि जो जितने ज्यादा H प्लस आयन बढ़ेंगे वो क्या करवाते हैं? सेल्स का डैमेज करवाते हैं। सेल का डैमेज होगा तो हाइपर कैलेमिया की कंडीशन होगी, क्योंकि सेल डैमेज होगी, इंट्रासेलुलर पोटेशियम बाहर आएगा ब्लड में। अब जब H प्लस आयन फ्री ही नहीं बचेंगे तो सेलुलर डैमेज भी कम होगा। अब अगर सेलुलर डैमेज कम होगा तो जो पोटेशियम है जो सेल के अंदर है वो वापस बाहर नहीं आएगा, तो हम पेशेंट के अंदर पोटेशियम को भी ठीक कर पाएंगे। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है उससे हम तीन चीज ठीक कर पा रहे हैं। सबसे पहले हम सोडियम, दूसरी चीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और थर्ड वन चीज हम क्या सेव कर पा रहे हैं, क्या ठीक कर पा रहे हैं? हाइपर कैलेमिया की कंडीशन को भी हम वहां पे ठीक कर पा रहे हैं। तो ये मेजर्स हम किस में यूज कर रहे हैं? ये हम यूज कर रहे हैं हाइपर कैलेमिया को ठीक करने के लिए। इसके अलावा और क्या हम यूज कर सकते हैं हाइपर कैलेमिया को ठीक करने के लिए? तो और हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम बाइंडर सैसे, हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? पोटेशियम बाइंडर सैसे, पोटेशियम बाइंडर सैसे। या फिर हम यूज कर सकते हैं काएक्जिलेट एनीमा। तो ये दोनों भी हम यूज करके क्या कर सकते हैं? पेशेंट में जो हाइपर पोटेशियम हाइपर कैलेमिया की कंडीशन डेवलप हुई है उसको हम ठीक करवा सकते हैं। पोटेशियम बाइंडर से पोटेशियम को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकाल देंगे, और काइग्जुलेट एनीमा भी क्या करता है? पोटेशियम को बाहर निकालने में बॉडी से मदद करता है। ठीक है। तो ये सारे मेजर्स हम किस में पढ़े हैं? ये हमने पढ़ा है पोटेशियम को ठीक करने के लिए। इनको भी हम पॉइंट आउट कर लेते हैं
कि पोटेशियम को ठीक करने के लिए हम क्या क्या यूज कर रहे हैं। तो पोटेशियम को ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया, तो पोटेशियम को ठीक करने के लिए हमने सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा था कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। सेकंड हमने देखा लूप डायूरेटिक्स का यूज करना है, लूप डायूरेटिक्स। थर्ड हमने इसमें देखा ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, ग्लूकोज प्लस इंसुलिन। नेक्स्ट हमने देखा सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर नेक्स्ट हमने इसमें देखा पोटेशियम बाइंडर्स एंड कायक्सिलेट एनीमा, कायक्सिलेट एनीमा। तो ये सारे मेजर्स हम यूज करके पेशेंट के अंदर जो हाइपर पोटेशियम बढ़ा हुआ है, हाइपर कैलीमिया जो हुआ है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहले हमें हाइपोकैल्सीमिया ठीक करने के लिए टेम्पसेल्काल का यूज करना है, या फिर हम पेशेंट के अंदर विटामिन डी एक्टिवेटेड फॉर्म में उसको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। एक्टिवेटेड फॉर्म में अगर विटामिन डी जाएगा तो वो क्या करवाएगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़वा देगा। सेकेंड चीज, फ्लूइड इनटेक को हमें कम करना है। कम कितना करना है वो रेंज भी हमने पढ़ी है कि 600 ml तो हम उसको बाहर से फ्लूइड देंगे, और जो उसका आउटपुट आ रहा है वो भी हमें ऐड करना है, मतलब उतना अमाउंट में और फ्लूइड देना है। ठीक है। दूसरी चीज और क्या पढ़ी, और हमने ये देखा कि आरएल रिंगर लैक्टेट का यूज नहीं करना है, हमें नॉर्मल सेलाइन का यूज करना है। एनीमिया को ठीक करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, फोलिक एसिड की टैबलेट्स हम उसको दे सकते हैं, आयरन सुक्रोज का इंजेक्शन दे सकते हैं। आयरन सुक्रोज के लिए हमने एक बात की कि उसको स्लोली इन्फ्यूज करना है। अगर इन्फ्यूज कर रहे हो तो 15 मिनट, और डायरेक्टली आप उसको एडमिनिस्टर कर रहे हो तो 3 से 5 मिनट में उसको एडमिनिस्टर करवाना है। प्रोराइटिस को ठीक करने के लिए हमने क्या किया कि पेशेंट को सोप का यूज नहीं करना है, बेनिड्रिल या फिर कैम्फोर ऑयल का हम वहां पे यूज कर सकते हैं। हाइपर मैग्नीशियमिया और हाइपर फोस्फेटीमिया। हाइपर मैग्नीशियम अगर हम बढ़ा हुआ है, मैग्नीशियम बॉडी में बढ़ा हुआ है, तो हमने क्या दिया, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस डायूरेटिक्स। डायूरेटिक्स क्या करेंगे, उस बॉडी में से कैल्शियम पोटेशियम सॉरी मैग्नीशियम है उसको बाहर निकालेंगे, और कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या करता है, जो मैग्नीशियम की जो टॉक्सिसिटी तो नहीं हो गई है उसको ठीक करवाने में हमारी मदद करता है। फोस्फेटीमिया के लिए हमने क्या किया, जो सिरप थी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, वो उन दोनों का यूज किया। दोनों क्या करती है, जीआईटी से फोस्फेट का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देती है। अब अगर जीआईटी से फोस्फेट को एब्जॉर्ब ही नहीं होने देंगी तो डायरेक्टली उसको एक्सक्रीट आउट करवा देती है स्टूल के अंदर। एंटीबायोटिक और एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव जो ब्लड प्रेशर बढ़ा है वॉल्यूम की वजह से, उसको ठीक करेंगे। एंटीबायोटिक जो भी इंफेक्शन है वहां पे प्रेजेंट है उसको ठीक करने में हमारी मदद करता है। फिर हमने देखा कि पोटेशियम जो बढ़ा हुआ था उसको हमें ठीक करना है। तो पोटेशियम को ठीक करने के लिए ये सारे मेजर्स हम वहां पे यूज करते हैं। क्या क्या है, कैल्शियम ग्लूकोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड, दोनों ही क्या करते हैं, जो कार्डियक एरिथमिया है उनको प्रिवेंट करते हैं। कैल्शियम ग्लूकोनेट के लिए हमें रूल ऑफ 10 ध्यान में रखना है कि 10% कंसंट्रेशन होगी, 10 ml अमाउंट होगा, और 10 मिनट में ही हम उसको एडमिनिस्टर करने वाले हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए भी हमने एक चीज देखी कि इसको सेंट्रल लाइन से हमें यूज करना है, एडमिनिस्टर करना है सेंट्रल लाइन से, पेरिफेरल लाइन से यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि ये सबक्यूटेनियस नेक्रोसिस करवाता है। बट अगर इन केस इमरजेंसी हो और आपको पेरिफेरल लाइन यूज करनी पड़े तो वहां पे आप उसको बिल्कुल स्लो इन्फ्यूज करने वाले हो। लूप डायूरेटिक्स क्या करवाएंगी, जो पोटेशियम है उसको बॉडी से बाहर निकालने में मदद करती है। ग्लूकोज प्लस इंसुलिन, इंसुलिन क्या करता है कि पोटेशियम के साथ बाइंड होके उसको सेल के अंदर मूवमेंट करवाता है। और ग्लूकोज किस लिए दे रहे हैं कि इंसुलिन की वजह से होने वाला हाइपोग्लाइसीमिया हम पहले से ठीक कर सकें। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बो कार्बोनेट की वजह से हम तीन चीजें ठीक कर रहे थे। पहली चीज हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम ठीक होगा। दूसरी चीज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और थर्ड वन चीज पोटेशियम की जो ब्लड में अमाउंट बढ़ा हुआ है उसको भी हम ठीक कर पाएंगे। पोटेशियम बाइंडर्स ऐसे और काइक्सिलेट एनीमिया, इन दोनों की वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो पोटेशियम का अमाउंट बढ़ा हुआ है उसको हमें क्या करना है, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। और जो बढ़ा हुआ अमाउंट था जब बाहर निकल जाएगा तो नॉर्मल अमाउंट में हमारे पास पोटेशियम बच जाएगा। तो ये सारा क्या है हमारे पास मेडिकल मैनेजमेंट, कि क्या क्या हम मेडिकेशन यूज करके पेशेंट के अंदर जो रीनल फेलियर है उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब अगर हम इसमें नेक्स्ट बात करें
कि और हम क्या यूज कर सकते हैं मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट में हम यूज कर सकते हैं मेडिकल मैनेजमेंट के अदर्स में। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अलावा हम इसमें पेशेंट की जो डाइट है उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अब डाइट में हमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, क्या पेशेंट का डाइटरी मैनेजमेंट होने वाला है, उसके बारे में हम डिस्कस करें। डाइटरी मैनेजमेंट, कि क्या आप डाइटरी मैनेजमेंट वहां पे पेशेंट में रखने वाले हो। तो क्या हमें डाइटरी मैनेजमेंट रखना है, सबसे पहले डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। पेशेंट के अंदर जो फ्लूइड इनटेक है उसको हमें कम रखना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें क्या करना है, डिक्रीज इनटेक ऑफ, डिक्रीज इनटेक ऑफ फॉस्फेट, मैग्नीशियम। क्या क्या डिक्रीज करना है पेशेंट के अंदर, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मतलब उसको बनाना बिल्कुल भी नहीं देना है। तो ये सब हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सोडियम जो है उसको भी हमें रेस्ट्रिक्ट करना होगा, क्योंकि सोडियम अगर हम ज्यादा देंगे तो सोडियम की वजह से क्या होगा, बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होगा। तो हमें सोडियम रेस्ट्रिक्ट करना है, हमें बंद नहीं करना है सोडियम, हमें वहां पे सोडियम का रेस्ट्रिक्शन करना है। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं पेशेंट में, और हम वहां पे दे सकते हैं इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट डाइट, सॉरी कार्बोहाइड्रेट। पेशेंट के अंदर हमें कार्बोहाइड्रेट डाइट देनी है। हम पेशेंट के अंदर प्रोटीन जो है उसको भी हमें डिक्रीज करना है, डिक्रीज प्रोटीन। क्यों, क्योंकि प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या हो रहा था आपका, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, मतलब जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन था, जो वेस्ट बन रहा था वो सब कहाँ से बन रहा था, प्रोटीन से। तो हमें पेशेंट की जो डाइट है वहां पे प्रोटीन कम देनी है। उसके अलावा हमें और क्या देना है डाइट में, पेशेंट को हमें देना है इंक्रीज कैल्शियम। कैल्शियम हमें ज्यादा से ज्यादा देना है पेशेंट में। और हम क्या यूज कर सकते हैं, और हम यूज कर सकते हैं इंक्रीज आयरन इनटेक। तो ये हमें डाइट में मॉडिफिकेशन करना है। क्या क्या मॉडिफिकेशन करना है, कि पेशेंट में फ्लूइड इनटेक कम करना है। क्या क्या कम करने हैं, जो जो चीज साइन सिम्टम में बढ़ी हुई आ रही थी वो सारी कम करनी है। क्या क्या बढ़ा हुआ आ रहा था, फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ा हुआ आ रहा था तो पेशेंट का वॉल्यूम कम कर दो। पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा था, डाइट में उसकी पोटेशियम कम कर दो। पेशेंट के अंदर क्या बढ़ा हुआ आ रहा था, मैग्नीशियम फॉस्फेट बढ़ा हुआ आ रहा था, दोनों के दोनों डाइट में कम कर दो। उसके अलावा पेशेंट के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा हो गए हैं, ज्यादा हो गए तो प्रोटीन अमाउंट कम कर दो। प्रोटीन से क्या हो रहा है, यूरिक एसिड बन रहा है, यूरिया बन रहा है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उन सबको आप कम कर दो। पेशेंट को एनर्जी के लिए आप कार्बोहाइड्रेट दे दो। उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया हो रहा था, कैल्शियम का अमाउंट बढ़ा दो डाइट में। एंड एनीमिया की कंडीशन से बचने के लिए हमें पेशेंट में क्या करना है, आयरन जो है उसका इंटेक भी बढ़ा देना है। नेक्स्ट हम बात करें डाइटरी मैनेजमेंट के बाद नर्सिंग मैनेजमेंट की। जो रीनल फेलियर वाला पेशेंट है उसका नर्सिंग मैनेजमेंट हमें कैसे करना है, कैसे हमें उसकी केयर करनी है, हमें वहां पे क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट में हमें ये ध्यान रखना है, सबसे पहले पेशेंट का कार्डियक मॉनिटरिंग होगा। कार्डियक मॉनिटरिंग क्यों होगा, क्योंकि पेशेंट में एरिथमियाज डेवलप हो रहे हैं। तो एरिथमियाज डेवलप हो रहे हैं मतलब पेशेंट में हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग, और ये आपका सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने वाला नर्सिंग इंटरवेंशन है। प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे होने वाला नर्सिंग इंटरवेंशन है कि आप पेशेंट की क्लोज कार्डियक मॉनिटरिंग वहां पे करने वाले हो। इसके अलावा हमें क्या करना है, इनटेक आउटपुट चार्टिंग करना है, ये आपका सेकंड प्रायोरिटी पे चला जाएगा। फिर आपको डेली पेशेंट का वेट चेक करना है, वेट चेक, डेली आपको पेशेंट का वेट चेक करना है। ये आपको सीवियरिटी बताएगा, पेशेंट के अंदर हाइपरवोलेमिया और पेशेंट के अंदर इडिमा तो नहीं हुआ है। उसके अलावा हमें और क्या करना है, कार्डियक मॉनिटरिंग हो गया, आईओ चार्टिंग, वेट चेक हो गया। उसके अलावा हमें पेशेंट को रेस्ट प्रोवाइड करवाना है, हमें उससे ज्यादा काम नहीं करवाना है। और हमें क्या करवाना है, पेशेंट की जो स्किन केयर है वो प्रोवाइड करवानी है, प्रोवाइड स्किन केयर।
और हमें क्या ध्यान देना है, और हमें ध्यान देना है लैब वैल्यूज को चेक करते रहना है। लैब वैल्यूज में आपका सीरम, तो सीरम है, उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन है, यूरिया लेवल है, वो सारी चीजें हमें चेक करते रहना है। तो ये सारी चीज क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारे पास आने वाली है। क्या क्या, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपका होगा कार्डियक मॉनिटरिंग। उसके जो हार्ट है उससे रिलेटेड आप जो भी मेजर्स यूज कर सकते हो वो हमें यूज करना है, कि उसमें एरिथमिया तो डेवलप नहीं हो गए हैं। सेकंड, हमें आईओ चार्टिंग करना है कि उसका इनटेक और आउटपुट कितना है, वो हमें मेजर करना है। डेली उसका वेट चेक होगा। पेशेंट को रेस्ट देना है, उसको स्किन केयर देना है, और उसको लैब वैल्यू जो उसकी है वो हमें डेली चेक करने हैं। तो ये हो गया रीनल फेलियर का मैनेजमेंट के बारे में, जिसमें हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। फर्स्ट, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें हमने ट्रीटमेंट एस्पेक्ट जो मेडिकेशंस थी उनके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमने डाइटरी मैनेजमेंट, और थर्ड वन हमने पढ़ा है नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है, और हम क्या मैनेज कर सकते हैं रीनल फेलियर के बारे में, कि अगर किसी पर्सन का रीनल फेल हो गया है, और जो ये हमने मेजर अभी पढ़े हैं तीनों, अगर ये तीनों मेजर्स फेल हो जाएं, तो फिर हमें पेशेंट में करना पड़ता है डायलाइसिस। और अगर डायलिसिस भी फेल हो जाए, तो फिर फाइनली हमें करना पड़ता है रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन, तो ये भी क्या है, अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव मेजर्स फॉर मैनेजमेंट एस्पेक्ट इन द रीनल फेलियर। जो रीनल फेलियर है उसके मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स में है। अगर उसका मेडिकल रूप से होने वाला ट्रीटमेंट फेल हो जाए, तो हमें फिर पेशेंट में क्या करना पड़ता है, डायलिसिस। और अगर डायलिसिस भी फेल हो गया है, तो फिर फाइनली हमें उसमें नई किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। अब हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं डायलिसिस के बारे में, कि जो डायलिसिस है वो कैसे होता है, कौन कौन से टाइप का डायलिसिस होता है, और कैसे वो काम करता है। तो हमारा जो मैनेजमेंट एरिया है उसको हम पढ़ रहे हैं डायलिसिस, कि अगर पेशेंट में जो हम अभी तक जो हमने ट्रीटमेंट दिया है वो फेल हो गया है, तो फिर हमें क्या करना है। तो डायलिसिस क्या है, एक प्रोसीजर है जो क्या करता है, बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट है उनको बाहर निकालता है, उनको फिल्ट्रेशन करता है। जो एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम है उसको बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। और जो नॉर्मल है हमारी ब्लड में, जो ब्लड है उसको फिल्टर करने का, उसमें से वेस्ट बाहर निकालने का, एक्सेसिव जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसको बाहर निकालने का एक क्या है, प्रोसीजर है। तो ये दो प्रकार से हो सकता है। फर्स्ट, पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल, एंड सेकंड हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस। तो इसके जो टाइप हैं वो दो हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस में हमें क्या है, हीमोडायलिसिस मशीन यूज करते हैं, जबकि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसमें हमारी जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, पेरिटोनियल जो कैविटी है, उसी को हम डायलाइजर के रूप में, डायलाइजर एक चैम्बर रूप में बना के वहीं पे हम बॉडी में उसका फिल्ट्रेशन करते हैं। तो आज का जो हम नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे वो होगा पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस, डायलिसिस में हम पढ़ रहे हैं अब पेरिटोनियल डायलिसिस, कि जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है, जो पेरिटोनियल कैविटी है, उसी को हम क्या कर रहे हैं, डायलाइजर मशीन की तरह यूज कर रहे हैं, और जो ब्लड है उसको फिल्टर करके एक्सेसिव फ्लूइड वॉल्यूम, एक्सेसिव वेस्ट प्रोडक्ट, उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में हम क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो जो पेरिटोनियल डायलिसिस है इसके हम क्यों सेलेक्ट करते हैं पेरिटोनियम को ही, हमारी बॉडी में और भी अदर कैविटीज है, आपकी प्लूरल कैविटी है, आपकी कार्डियक कैविटी है, उनको तो हमने सेलेक्ट नहीं किया। तो पेरिटोनियल कैविटी को ही हमने क्यों सेलेक्ट किया है डायलिसिस के लिए, तो उसके कुछ रीजंस हैं। क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, कि हमने पेरिटोनियल जो कैविटी है उसी को हमने सेलेक्ट किया है। तो जो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। सबसे पहले सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जैसे काम करती है पेरिटोनियल कैविटी की लेयर। और जो यहाँ पे यूज हम करते हैं, जो काम करती है वो होती है विसरल लेयर। विसरल लेयर, दो लेयर होती है पेरिटोनियल कैविटी में, पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। विसरल मतलब जो ऑर्गन्स के नियर बाई होती है,
वो विसरल लेयर आपकी क्या करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, पेरिटोनियल कैविटी को हम क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं डायलिसिस के लिए। तो सबसे पहली चीज कि वो जो विसरल लेयर है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है, मतलब उसमें से क्या फिल्टर होगा क्या नहीं होगा ये डिपेंड करता है विसरल लेयर पे। जो बॉडी के यूज की चीजें हैं उनको वो आगे फिल्टर नहीं होने देगी, उसको एक्सक्रीट आउट नहीं करेगी, और जो वेस्ट है उनको वो आगे फिल्टर कर देगी, उसको एक्सक्रीट आउट करवाने में मदद करती है। दूसरी चीज ये क्या करती है, पेरिटोनियल जो जो पेरिटोनियल कैविटी है ये सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है 1.7 टू 2 मीटर स्क्वायर। डायलिसिस के लिए 1.7 से 2 मीटर स्क्वायर का ये क्या करवाती है, सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है कि जहां पे डायलिसिस हो सकता है। उसके अलावा जो पेरिटोनियल कैविटी है वो लार्ज होती है, बड़ी होती है सभी कैविटीज से, पोरस होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसकी वजह से डायलिसिस या फिर हम बात करें फिल्ट्रेशन हो सकता है। साथ ही साथ इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो ज्यादा होती है, तो रिच इन ब्लड सप्लाई। तो ये तीन रीजन है, तीन पॉइंट है जिनकी वजह से पेरिटोनियल जो मेम्ब्रेन है, जो पेरिटोनियल कैविटी है उसको सेलेक्ट किया जाता है डायलिसिस के लिए। पहला कि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे काम करती है, दूसरा इसका जो सरफेस एरिया है वो कितना प्रोवाइड करवाती है, 1.7 से 2 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाती है डायलिसिस के लिए, एंड लार्ज होती है, पोरस होती है, और जब ब्लड सप्लाई ज्यादा अमाउंट में होती है तो जितना ज्यादा ब्लड आएगा उतना ही यहाँ पे फिल्टर्ड हो पाएगा। तो ये सारे क्या हैं, इनके कारण हैं कि हम पेरिटोनियल मेम्ब्रेन को क्यों सेलेक्ट करते हैं डायलिसिस के लिए। अब अगर हम इसका एक बार डायग्रामेटिक देखें कि कौन सी लेयर है जो हमारी विसरल है, कैसे ये काम करती है। सपोज करें ये आपके इधर क्या है, जीआईटी ऑर्गन्स है, जीआईटी लेयर हम इसको बोल सकते हैं। ये आपकी जीआईटी लेयर हो गई। यहाँ पे क्या है, ब्लड सप्लाई पाई जा रही है, और ये आपकी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, ये आपकी पेरिटोनियल कैविटी की पैराइटल लेयर, पैराइटल लेयर, ये आपकी विसरल लेयर। तो विसरल लेयर में क्या है, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहाँ पे ये आपकी ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई, और ये आपकी क्या है, जीआईटी लेयर, मतलब यहाँ पे आपके जो जीआईटी ऑर्गन्स हैं उनकी किसी भी ऑर्गन की लेयर यहाँ पे हो सकती है। तो ये स्ट्रक्चर पाई जा रही है। अब यहाँ पे जो विसरल लेयर है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती है। जो ब्लड सप्लाई आ रही है उसको यहाँ पे फिल्ट्रेशन किया जाता है। ये आपकी क्या है, पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी में पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर। तो जैसे हमने जो सबसे पहले बात की थी कि जो विसरल लेयर है जो ब्लड सप्लाई और जीआईटी ऑर्गन्स के नियर बाई है वो किसका काम करती है, आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह वो एक्ट करती है। तो यहाँ पे होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। अब इसके बाद अगर हम बात करें कि जो डायलिसेट फ्लूइड है, अब जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां पे हमें एक फ्लूइड फिल्ड करना होता है, जिस फ्लूइड को हम यूज बोलते हैं डायलिसेट फ्लूइड। डायलिसेट फ्लूइड मतलब वो फ्लूइड जो डायलिसिस में हमारे पास यूज आ रहा है, क्या कहलाता है, डायलिसेट फ्लूइड। अब इस डायलिसेट फ्लूइड की हमारे पास क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या इसमें होना चाहिए, तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हम ये यूज करेंगे, हम किसी भी हमारी बॉडी कैविटी में इसको इंसर्ट करने वाले हैं, वहां पे एक स्टोर करने वाले हैं, तो ये होना चाहिए आपका स्टेराइल। अब ये है कि हो सकता है कि आपने बाहर से ही ऐसा कोई फ्लूइड यूज किया जिसमें बैक्टीरिया वायरस प्रेजेंट होंगे, तो वो पेरिटोनाइटिस वहां पे जाके खोज करवा देंगे। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा, स्टेराइल। इसका जो टेम्परेचर होने वाला है वो होगा 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस। हम यहाँ पे उसका टेम्परेचर लेने वाले हैं, मतलब बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा सा कम हम वहां पे बॉडी इसका जो टेम्परेचर है वो होगा। इसके अलावा डाइल्यूट फ्लूइड में और क्या होगा, हिपेरिन। हिपेरिन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल स्टोर कर रहे हैं ब्लड को जो फिल्ट्रेशन करेगा। अब अगर हेपेरिन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड वहां पे कोगुलेंट हो जाएगा। तो हेपेरिन क्या करवाता है, ब्लड को कोगुलेंट होने से बचाता है।
इसके अलावा हमारे पास इसमें होगा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगी कि इन केस ब्लड के अंदर कोई एक्टिव बैक्टीरिया वायरस आया तो उनको किल करने के लिए हम फ्लूइड में क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या होता है फ्लूइड में, फ्लूइड में आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आपका वाटर, वाटर एंड इको डेक्सट्रीन, इको डेक्सट्रीन। हम सिंपल डेक्सट्रो यूज नहीं करते हैं, सिंपल डेक्सट्रो क्या करवाता है, पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल बढ़वा देगा, इसीलिए हम वहां पे इको डेक्सट्रीन नामक जो सॉल्यूशन है उसका यूज करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, डायल्यूटेड फ्लूइड में है। फ्लूइड कैसा होगा, स्टेराइल होगा। उसका टेम्परेचर कितना होगा, 35 से 37 डिग्री। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डायल्यूटेड फ्लूइड हम यूज कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के लिए, उसका टेम्परेचर हमें कितना लेना है। हमें ऐड करना है हेपेरिन। क्यों ये ऐड करना है, ये कैसा होता है, एंटी कोगुलेंट, मतलब ब्लड को कोगुलेशन को बचाएगा, कोएगुलेंट, ब्लड को जमने नहीं देगा ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। एंटीबायोटिक्स अगर कोई भी बैक्टीरिया वायरस या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे ब्लड में प्रेजेंट हुआ तो उसको किल करने के लिए। और क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इकोडेक्स्ट्रिन। तो ये सारी चीजें मिलके क्या कहलाती हैं, कंप्लीट रूप से डायल्यूटेड फ्लूइड। ये हम फ्लूइड को यूज करते हैं, ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है कि स्टेराइल हो गया, टेम्परेचर ये होगा, और उसमें क्या क्या हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें बात करते हैं एक्सेस फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, कि आप जो पेरिटोनियल डायलिसिस करेंगे वो कहां से एक्सेस मिलेगा आपको, कहां से बॉडी के अंदर आपको एंटर करना है। एक्सेस फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस, कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है उसका आपको एक्सेस कहां से मिलेगा, कहां से आप एंटर करने वाले हो, कहां से आप इंसिजन लगाओगे, और कहां पे जाके आपको क्या करना है, एक स्टोर रूम बनाना है जहां पे डायलिसिस होगा। तो हमें कहां से मिलता है, तो ये जो एक्सेस है ये हमें मिलता है 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो दी, 3 to 5, जो एक्सेस है वो आपको मिलता है 3 to 5 सेंटीमीटर बिलो अम्बलाइकस। कहां से आपको लेना है, अम्बलाइकस जो है उससे 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे से आपको इंसिजन करना है। दूसरी चीज, क्या हम यहाँ पे यूज करते हैं, सिलिकॉन कैथेटर। सिलिकॉन जो कैथेटर है, सिलिकॉन रबर कैथेटर, इसको हमें इंसर्ट करना है कहाँ पे, बिटवीन पैराइटल एंड विसरल लेयर, पैराइटल एंड विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम। जो पेरिटोनियम है उसकी विसरल और जो पेरिटोनियम लेयर है उसके बीच में हमें सिलिकॉन रबर कैथेटर का इंसर्शन करना है, मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है वहां पे। अब ये जो सारी चीज है, जो हमने कैथेटर लगाया है, जो इंसिजन लगाया है, इसको मैच्योर होने में, मतलब वो फंक्शनिंग में कब आएगा, तो वो फंक्शनिंग में आने में उसको टाइम लग जाता है 1 to 2 वीक्स का, उसको समय लग जाता है 2 वीक्स फॉर मैचुरेशन। कि जो आपने प्रोसीजर किया है, जो इंसिजन लगाया है, जो सिलिकॉन रबर कैथेटर पेशेंट की बॉडी के अंदर इंसर्ट किया है पेरिटोनियल कैविटी में, वो कब फंक्शनिंग करने लगेगा, 1 से 2 वीक का समय वहां पे लगने वाला है। दूसरी चीज हमें क्या करना है, दो डेक्रोन कफ का यूज करना है। डेक्रोन कफ, ये डेक्रोन कफ क्या है, फिक्सेटर की तरह काम करते हैं। फिक्सेटर मतलब कि जो सिलिकॉन रबर कैथेटर आपने पेशेंट की पेरिटोनियल कैविटी में फिक्स किया है, वो कैसे फिक्स होगा, हो सकता है कि वो बाहर निकल जाए, और हो सकता है कि जब पेशेंट मूवमेंट करे तो वो बॉडी से निकल भी जाए। तो हमें क्या करना है, 2 डाइक्रोन कफ का यूज करना है। कहाँ कहाँ पे यूज करेंगे, तो फर्स्ट जो इसमें यूज होगा वो होगा अंडर स्किन, जो पेशेंट की स्किन है उसके अंडर में। और दूसरा इसका साथ में यूज होगा विद एब्डोमिन, रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल, रेक्टस एब्डोमिनलिस, एब्डोमिनलिस, मैनिलिस मसल।
पहला तो उसकी स्किन के अंडर में, और दूसरा जो पेशेंट की रेक्टस एब्डोमिनल मसल है उनके साथ आपको यूज करना है। तो टू डेक्रोन कफ क्या होगा, फिर उस जो सिलिकॉन रबर कैथेटर आप यूज कर रहे हो उसको वहां पे फिक्स कर देगा, और वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। तो ये जो फिक्स आपने किया है, कब वो अच्छी तरीके से काम कर पाएगा, तो उन सब में आपको कितना समय लगता है, 1 से 2 वीक का समय लगता है। तो ये हो गया एक्सेस फॉर पेरिटोनियल डायलिसिस। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है डायलिसिस, कि डायलिसिस होता क्या है। फिर हमने देखा कि जो डायलिसिस है वो दो प्रकार से होता है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। फिर हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने पढ़ा कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसी को हम क्यों यूज करते हैं। तो उसके लिए हमने 3 रीजन देखे कि ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करती है। दूसरी चीज हमने क्या देखी यहाँ पे, दूसरी चीज हमने ये देखी कि जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा प्रोवाइड करवा रही है। कितना प्रोवाइड करवा रही है? 1.7 से 2 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा रही है। तीसरी चीज हमने ये देखी कि जो पेरिटोनियल कैविटी है वो उसमें ब्लड सप्लाई ज्यादा होती है, पोरस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसको, पेरिटोनियल डायलिसिस जो कैविटी है उसको सिलेक्ट करने में मदद करते हैं। फिर हमने इसमें डिस्कस किया डायलिसिस फ्लूइड के बारे में, कि जो हम वहां पे फ्लूइड यूज करेंगे डायलिसिस करने के लिए उसमें क्या क्या चीज क्वालिटीज होनी चाहिए। तो पहली चीज, वो आपका स्टेराइल होना चाहिए। टेम्परेचर आपका 35 से 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए उसका। उसमें हेपेरिन एंड एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होने चाहिए। और हमने वहां पे देखा कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट वाटर एंड इकोडेक्स्ट्रिन नामक जो सॉल्यूशन है वो हमें यूज करना है। फिर हमने इसमें डिस्कस किया एक्सेस, कि जो पेरिटोनियल डायलिसिस है वो आप कहाँ से बनाएंगे। तो जो सॉरी, जो आपकी एम्बलाइकस है उससे 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे जाके आपको इंसिजन करना है। सिलिकॉन रबर कैथेटर आपको वहां पे फिक्स करना है। कहाँ पे? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर, मतलब पैराइटल एंड विसरल लेयर के बीच में। फिर उसको फिक्स करने के लिए आपको टू डैक्रोन कफ का यूज करना है, पहला स्किन के नीचे और दूसरा जो रेक्टस एब्डोमिनलिस मसल है उनके साथ में आपको वहां पे यूज करना है। और इन सबको मैच्योर होने में, फंक्शनिंग में आने में कितना समय लगता है? 1 से 2 वीक का समय लगता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कैथेटर हम ले रहे हैं, कैथेटर्स, वो कौन कौन से कैथेटर्स हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 टाइप के कैथेटर होते हैं। फर्स्ट होता है टैंक हॉफ कैथेटर। तो 3 टाइप के कैथेटर होते हैं। पहला होता है आपके पास टैंक हॉफ कैथेटर। सेकंड होता है स्वान नेक कैथेटर, स्वान नेक। एंड थर्ड होता है आपके पास कोयल कैथेटर। तो टैंक हॉफ कैथेटर है, ये आपका मोस्टली यूज किया जाता है। मोस्टली यूज किया जाने वाला कैथेटर कौन सा है? टैंक हॉफ। ये जो टैंक हॉफ है ये हमारे हैं फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस इन्होंने ही डिस्कवर किया था, और इन्हीं के नाम पे जो कैथेटर है उसका नाम पड़ा है टैंक होप कैथेटर। मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें कि स्वान नेक कैथेटर और जो कोयल कैथेटर है, इन दोनों से क्या है, इंजरी के चांसेस बहुत कम है। इंजरी लेस, मतलब अगर आप कैथेटर इंसर्ट कर रहे हो तो पेशेंट की बॉडी में बहुत कम इंजरी होने के चांसेस है। बट क्यों यूज नहीं कर सकते? बट नॉट इन यूज ड्यू टू अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर इजीली ऑब्स्ट्रक्टेड, इजीली ऑब्स्ट्रक्शन। क्यों हमें यूज नहीं करना है? क्योंकि इनकी शेप ऐसी होती है कि ये बहुत जल्दी से ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं। कैसी कैसी शेप होती है? तो जो टैंक ऑफ है वो आपका बिल्कुल सिंपल कैथेटर होता है। स्वान नेक, जैसा जो स्वान होता है उसकी नेक के अकॉर्डिंग इसका कैथेटर होता है, मतलब आगे से थोड़ा सा घुमा हुआ। अब अगर ऐसा कैथेटर होगा तो क्या होगा, वो इजीली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कोयल कैथेटर। तो कोयल के रूप में, जैसे आपका मच्छर भगाने वाली कोयल होती है, वैसा ये आपका कैथेटर होने वाला है। तो अब अगर ऐसे ऐसे कैथेटर होंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्ट जल्दी हो जाएंगे, जबकि ये वाला कैथेटर आपका ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगा, और आप उसको लंबे समय तक पेशेंट की बॉडी में यूज कर सकते हो। इसीलिए जो टैंक ऑफ कैथेटर है वो मोस्टली यूज है। जबकि जो स्वान नेक और जो कोयल कैथेटर है उनसे क्या है, आपकी इंजरी तो कम होती है, बट
जल्दी से वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, इसीलिए हम उनको यूज नहीं करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, ये आपका कैथेटर हो गया, आपने फिक्स भी कर दिया है, 1 से 2 वीक का समय लेके वो मैच्योर भी हो गया है। अब उसके बाद क्या प्रोसेस होती है, आपने डायल स्ट्रेट भी यूज कर लिया है, अब उसकी जो प्रोसेस है वो क्या होती है। तो प्रोसेस हमारे पास 3 टाइप से होती है। पेरिटोनियल जो डायलिसिस है उसकी जो प्रोसेस है वो 3 प्रकार से हमारे पास होती है। फर्स्ट इनफ्लो, सेकंड होता है ड्वेल टाइम, एंड थर्ड होता है आपका आउटफ्लो। 3 प्रकार से उसकी हम प्रोसेस यूज कर सकते हैं। पहला इनफ्लो, ड्वेल टाइम एंड आउटपुट, या फिर आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब इनफ्लो, जो आप इंसर्ट करेंगे, बाहर से आप इंसर्ट करेंगे फिल्ट्रेशन के लिए, जो डाइल्स्ट्रेट हम फ्लूइड दे रहे हैं। ड्वेल टाइम, वो कितनी देर के लिए स्टोर हमें वहां पे करना है, जो हमने एक चैम्बर बनाया है वहां पे हमें उसको कितनी देर के लिए स्टोर करना है। और आउटफ्लो, वहां से जो फिल्ट्रेशन बाहर निकल रहा है वो कितना निकल रहा है और उसका कलर कैसा है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। अब इनफ्लो के बारे में अगर हम बात करें कि क्या क्या पॉइंट्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो जो यूज करते हैं इनफ्लो में वो होता है 1 to 3 लीटर फ्लूइड का आप यूज कर सकते हो इन ए सिंगल टाइम। इन ए सिंगल टाइम आप एक बार पेरिटोनियल डायलिसिस कर रहे हो, एक बार फ्लूइड इंसर्ट कर रहे हो, तो कितना फ्लूइड वहां पे आप दे सकते हो, 1 से 3 लीटर एक बार में। और जो ये टाइम होगा ये आप कितनी देर में दे सकते हो, 10 से 20 मिनट में आपको 1 से 3 लीटर फ्लूइड जो है वो इनफ्लो करना है। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो हो गया आपके पास इनफ्लो कि कितना फ्लूइड आपको देना है और कितनी देर में देना है। दूसरी चीज अगर हम बात करें कि उसका ड्वेल टाइम कितना होगा, तो जो ड्वेल टाइम होगा वो होगा 20 से 30 मिनट्स, या फिर मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 4 to 6 आवर्स। ठीक है। ये आपका टाइम होने वाला है। अगर हम इसको रेंज में देखें तो 20 मिनट्स हम लिख सकते हैं टू 4 आवर्स, या फिर हम लिख सकते हैं इसको 30 मिनट्स टू 6 आवर, कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मिनिमम टाइम कितना होगा कि 20 से 30 मिनट, आधा घंटा तो रोकना ही रोकना है। और मैक्सिमम आप कितनी देर के लिए रोक सकते हो उस फ्लूइड को वहां पे, 6 घंटे तक आप वहां पे उस फ्लूइड को रोक सकते हो। तो ड्वेल टाइम क्या है कि आप जो डायस्ट्रेट फ्लूइड दे रहे हो इनफ्लो में, तो वो कितनी देर वहां पे आपका स्टोर करोगे, तो वो आपका क्या होता है ड्वेल टाइम, जो कितना होता है 20 से 30 मिनट से लेके, मतलब आधा घंटा से लेके 6 घंटे तक आप उस फ्लूइड को वहां पे रोक सकते हो। अब हमें यहाँ पे और चीज क्या ध्यान देनी है, और हमें ये ध्यान देना है आउटफ्लो के बारे में। आउटफ्लो में क्या होगा, स्ट्रिक्टली इनफ्लो एंड आउटफ्लो आप वहां पे मॉनिटर करने वाले हो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो मॉनिटर करना है आप। मॉनिटर इनफ्लो एंड आउटफ्लो, कि जो आपने 1 से 3 लीटर फ्लूइड दिया है, आउटफ्लो कितना आया है, कहीं ज्यादा तो नहीं आ गया है कि कहीं पेशेंट की बॉडी में से आपने सारा पानी निकाल लिया हो, या फिर बिल्कुल कम आया है कि वो जो आप दे रहे हो वो वहीं स्टोर हो गया है और जो आपका प्रोसेस है वो काम ही नहीं कर पा रहा है। तो आपका ये मॉनिटरिंग है ये बहुत स्ट्रिक्टली होनी चाहिए। उसके अलावा आपको इसका कलर भी आपको मॉनिटर करते रहना है। कलर ऑफ आउटफ्लो should be monitored, should be monitored, कि जो आउटफ्लो है उसका कलर क्या है आपको मॉनिटर करते रहना है। कि जो उसका कलर है, हो सकता है कि कोई इंजरी तो नहीं हो गई है और आउटफ्लो के साथ आपका ब्राइट रेड कलर निकल रहा हो, मतलब उसमें कोई ना कोई हेमरेज हो चुका है, आपके जो आपने कैथेटर इंसर्ट किया था उसकी वजह से वहां पे इंजरी हुई है। और जो आउटफ्लो आ रहा है आपका कैथेटर में से, वो क्या है आपका ब्राइट रेड कलर का आ रहा है, मतलब उसमें खून मिक्स होके आ रहा है। तो वो चीज भी आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या ध्यान रखनी है, इनटेक और आउटपुट जो आपका अमाउंट है उसका मेजर करते रहना है। आउटफ्लो जो है उसका जो कलर है वो आपको मॉनिटर करते रहना है। एक चीज और देखनी है कि जो आउट कैथेटर है, कैथेटर शुड बी प्रेजेंट, शुड बी प्रेजेंट बिलो पेशेंट बॉडी,
for removal of outflow according to gravity, कि जो आउट बैग आपने जो लगाया हुआ है वो हमेशा क्या है, पेशेंट की बॉडी से नीचे होगा। ये तो हम किसी भी चीज में चेक करते हैं। आप पेशेंट को यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं तो जो उसका फ्लूइड बैग जो है, स्टोरेज बैग है, वो पेशेंट की बॉडी से नीचे होना चाहिए ताकि ग्रेविटी के अकॉर्डिंग उसमें आउटफ्लो आता रहे। हम जब बात करते हैं कि पेशेंट में अब न्यूमोथोरेक्स हुआ है, हाइड्रोथोरेक्स हुआ है, आप वहां से उस फ्लूइड को निकाल रहे हैं, ड्रेन निकाल रहे हैं, तो वो भी आपका क्या है, बॉडी से नीचे होना चाहिए। मतलब ग्रेविटी के अकॉर्डिंग आपको स्पेस देना चाहिए। जो बैग होगा आउटफ्लो का वो कहाँ पे होगा, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग पेशेंट की बॉडी से नीचे होने वाला है। तो ये हम प्रोसेस यूज करते हैं, इनफ्लो, ड्वेल टाइम एंड आउटपुट। इनफ्लो में क्या है, 1 से 3 लीटर फ्लूइड हमने पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट कर रहे हैं, जो डाइल्यूटेड फ्लूइड है। एक बार में 10 से 20 मिनट में हमें वो इनफ्लो करना है। ड्वेल टाइम क्या है, कि उसको हमें बॉडी में कितनी देर के लिए स्टोर करना है। और आउटपुट क्या है, कि आउटपुट हम कितना मेजर कर रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना बाहर निकाल रहे हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिक रूप से देखें तो ये आपकी पेरिटोनियल कैविटी हो गई, ये आपका कैथेटर है, ये आपका कैथेटर है। दूसरी चीज, एक कैथेटर और है जो आपका आउटफ्लो का काम कर रहा है। ठीक है, ये आपका इनफ्लो जा रहा है एंड ये आपका आउटफ्लो है। और यहाँ पे आपका क्या है, ट्वेल्व टाइम हो रहा है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। तो ये आपको यूज करना है। इनफ्लो आपका ऊपर से आएगा, आउटफ्लो आपका नीचे रहेगा, और जो बीच में है वो आपका क्या है, ट्वेल्व टाइम होने वाला है। तो ये है हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस की प्रोसेस, कि पेरिटोनियल डायलिसिस करते समय हमें किन किन फेजेस से निकलना होता है, कौन कौन सी फेज वहां पे होती है। तो टोटल 3 फेज है, इनफ्लो, ड्वेल टाइम एंड आउटफ्लो। प्रोसेस के बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस, कि पेरिटोनियल जो डायलिसिस है उससे क्या क्या परेशानी हो सकती है पेशेंट में। तो सबसे पहले होने वाली परेशानी होगी पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है उसका आपको इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होने वाला है पेरिटोनियल डायलिसिस का, पेरिटोनाइटिस। इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है, पेशेंट के अंदर बावल या ब्लैडर का परफोरेशन हो सकता है। ब्लैडर परफोरेशन, कि आपने कैथेटर इंसर्ट किया है, कैथेटर इंसर्शन के दौरान हो सकता है पेशेंट के इंटेस्टाइन में या फिर उसके जो ब्लैडर है उसमें इंजरी हो सकती है। तो क्या होगा पेशेंट में, अभी हमने जो बात किया था कि आउटफ्लो का कलर मेजर करना है, तो अगर ऐसा होगा तो आउटफ्लो मेजर इंजरी की वजह से क्या होगा, वहां पे ब्लड प्रेजेंट होने वाला है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, और ये कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं कि एब्डोमिनल पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन या फिर क्रैम्प्स आ सकते हैं। एब्डोमिनल पेन या फिर क्रैम्प्स, और ये क्रैम्प्स किसकी वजह से आएंगे, ड्यू टू डायलिसिस फ्लूइड। जो हम डायलिस्टेट यूज कर रहे हैं उसकी वजह से ये एब्डोमिनल पेन और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे। इनिशियली अगर आते हैं तो इनिशियली तो ये चीज क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग। इनिशियली, इनिशियली नॉर्मल, कि आपने पेरिटोनियल डायलिसिस स्टार्ट किया है और स्टार्ट करने के बाद भी पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है या क्रैम्प्स आ रहे हैं, हमें उसको कहना है कि जो हम फ्लूइड दे रहे हैं उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, अभी ठीक हो जाएगा। बट अगर वो बाद में भी ऐसी प्रॉब्लम करता है तो फिर आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। हो सकता है कि उसके पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया हो, एसाइटिस की कंडीशन डेवलप होने लग गई हो, कि जो फ्लूइड है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और वहीं की वहीं वो इकट्ठा हो रहा है। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो और ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इनसफिशिएंट आउटफ्लो हो सकता है, इनसफिशिएंट आउटफ्लो।
कि जितना आपने दिया है उतना बाहर नहीं निकले, और लीकेज भी हो सकता है कि जो आपका कैथेटर है वो लीक कर जाए। तो ये सारे क्या है आपके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसके, पेरिटोनियल डायलिसिस के। क्या क्या पेरिटोनाइटिस हो सकता है, मोस्ट कॉमन होने वाला जो कॉम्प्लिकेशन है वो पेरिटोनाइटिस है। उसके अलावा आपकी जो बाउल और जो ब्लड है वो परफोरेट हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन और क्रैम्प्स हो सकते हैं इनिशियली, जो कि नॉर्मली है, आपको कोई भी इंटरवेंशन वहां पे करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इनसफिशिएंट आउटफ्लो एंड लीकेज ऑफ कैथेटर भी आपका यहाँ पे हो सकता है। तो ये सारे चीजें क्या है आपके कॉम्प्लिकेशंस पेरिटोनल डायलिसिस की वजह से। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें कि आपको पेरिटोनियल जो डायलिसिस है वो नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस, अगर पेशेंट में पहले से ही पेरिटोनाइटिस है तो हमें यूज नहीं करना है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्या हो रहा है, पेरिटोनाइटिस। और क्या है, अगर पेशेंट में बावल या ब्लैडर परफोरेट हो रखा है, ब्लैडर परफोरेशन, अगर पहले से ऐसी कोई डिजीज कंडीशन प्रेजेंट है तो भी हमें यूज नहीं करना है। और क्या हो सकता है जिस कंडीशन में हमें यूज नहीं करना है, कि अभी अभी उसने कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है, कि गोल ब्लैडर को निकलवाया है, अपेंडिक्स को निकलवाया है, या फिर और कोई एब्डोमिनल सर्जरी करवाई है, तो भी हमें यूज नहीं करना है रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी। और क्या क्या कंडीशन है जो हम पेरिटोनल डायलिसिस का यूज नहीं करेंगे, तो और हमारे पास कंडीशन ये हो सकती है, कोई भी आईबीडी हो सकती है आपका, इंटेस्टाइनल आईबीडी हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्टिव बाउल डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज, या फिर इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज। ठीक है, इंफ्लामेटरी बावल डिजीज। तो ये कंडीशन हो सकती है जिनमें कि आपको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना है, मतलब अगर पेशेंट में ये सारी कंडीशन प्रेजेंट है तो आपको वहां पे पेरिटोनल डायलिसिस का यूज नहीं करना है। तो ये हो गया इसका कॉम्प्लिकेशंस एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट इसमें हम जो डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्कस होगा वो होगा इसके कलर के बेसिस पे। हमने जो अभी बात की थी कि आउटफ्लो का जो कलर है वो आपको मॉनिटर करते रहना है। अब वो मॉनिटर करते रहना है तो वहां पे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है, तो उसके बारे में हम बात कर लें। कि सबसे पहले वो आपको कलरलेस देखने को मिल सकता है, कलरलेस या फिर क्लियर हो सकता है। तो ये फाइंडिंग आपकी क्या होगी, अगर क्लियर है कलरलेस है तो वो आपकी क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, आपको कुछ भी वहां पे नहीं करना है। दूसरी चीज और कैसा कलर हो सकता है, तो आपका येलो कलर हो सकता है, येलो या फिर यूरिन कलर। जो आउटफ्लो है उसके कलर हम बात कर रहे हैं कि कलरलेस हो सकता है तो नॉर्मल कंडीशन है। अगर येलो या फिर यूरिन कलर का होगा तो मतलब उसका जो ब्लैडर है, जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें परफोरेशन हो गया है। ठीक है, ब्लैडर के अंदर क्या हो गया है, परफोरेशन हो गया है। अब अगर उसमें फीकल कलर आ रहा है, फीकल, तो उसकी बाउल में परफोरेशन हो गया है। अगर यूरिन आ रहा है या फिर येलोइश आ रहा है मतलब यूरिनरी ब्लैडर में परफोरेशन हुआ है। अगर फीकल कलर आ रहा है मतलब बावल कलर का, या फिर फीकल आपका जो स्टूल है वो कैसा होता है, ब्राउन कलर। तो ये आपको कलर देखने को मिले मतलब बाउल परफोरेशन हुआ है। उसके अलावा अगर आपको टर्बिड कलर देखने को मिले, टर्बिड क्लाउडी देखने को मिले, तो आपका उसमें पस प्रेजेंट है, जो आउटफ्लो आ रहा है। तो ये है कलर के ऊपर। ठीक है, अब पस होगा तो वो किसको डिनोट करेगा, पेरिटोनाइटिस को। पेरिटोनाइटिस मतलब पेशेंट में क्या कंडीशन डेवलप हो चुकी है, पेरिटोनाइटिस। तो ये क्या है, आउटफ्लो के कलर के बेसिस पे
कि अगर कलरलेस है मतलब नॉर्मल कंडीशन है, येलो हुआ मतलब उसके ब्लैडर में परफोरेशन हो गया है और उसमें यूरिन आउटपुट आ रहा है, फीकल कलर या ब्राउन है तो मतलब उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें परफोरेशन हुआ है, टर्बिड कलर, क्लाउडी कलर, पस प्रेजेंट हो तो मतलब पेशेंट की बॉडी में पेरिटोनाइटिस डेवलप हो चुका है। तो ये हो गया कि कलर जो है आउटपुट आने वाला, आउटफ्लो वाला, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या वहां पे कोज हो सकता है। अब अगर हम बात करें इसके टाइप्स के बारे में, ये जो पेरिटोनल डायलिसिस है वो कितने टाइप का होता है, तो ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी, एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, एंड सेकंड होगा आपका ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ये दो प्रकार से आप पेरिटोनियल डायलिसिस कर सकते हो। पहला क्या है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 24/7 चलने वाली प्रोसेस है, मतलब सातों दिन चलेगी, 24 घंटे चलेगी, मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें आपको कोई भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, नो नीड ऑफ मशीन, नो नीड ऑफ मशीन। क्यों? क्योंकि आपने जो कैथेटर लगाया वो हमेशा चल रहा है, 24/7 वहां पे चल रहा है। अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि कितने साइकिल हम वहां पे परफॉर्म करने वाले हैं। तो परफॉर्म हम करते हैं 4 साइकिल इन 24 आवर्स, एक दिन में 4 साइकिल परफॉर्म करते हैं। तो जो आपका ड्वेल टाइम है वो कितना हो जाता है, 4 to 6 आवर का आपका यहाँ पे ड्वेल टाइम प्रेजेंट होता है। तो ये है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी में। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी में कोई भी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 24/7 चलने वाली प्रोसेस है। 4 साइकिल आप एक दिन में परफॉर्म करते हो और जो ड्वेल टाइम है वो कितना होता है, 4 to 6 आवर यहाँ पे ड्वेल टाइम होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोमेटेड के बारे में। तो ऑटोमेटेड में क्या होगा आपका, हम मशीन का यूज करने वाले हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट नाइटली, सेकंड इंटरमिटेंट, क्या क्या है, फर्स्ट नाइटली, सेकंड इंटरमिटेंट और थर्ड है आपका कंटिन्यू साइक्लिंग, कंटिन्यू साइक्लिंग। अब नाइटली में क्या है, जैसा नाम वैसा काम, कि हर रात आपको 8 से 12 घंटे क्या करना है, पेरिटोनियल डायलिसिस। क्या करना है, हर रात पेशेंट के साथ पेरिटोनियल डायलिसिस, कितनी देर, 8 से 12 घंटा। इंटरमिटेंट में क्या करना है कि बीच बीच में आपको करना है फिर आपको बंद कर देना है। कैसे करना है कि एक दिन में आपको पेशेंट में 10 से 14 घंटे, आवर्स इन ए डे, एक दिन में आपको, आपने कितना किया, 10 से 14 घंटे किया, और एक वीक में आपको कितना परफॉर्म करना है, 3 to 4 टाइम इन ए वीक। ये आपका होता है इंटरमिटेंट, मतलब एक दिन में आप कितनी देर कर रहे हो, 10 से 14 घंटे कर रहे हो, बट एक वीक में सिर्फ 3 से 4 बार ही पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है। नाइटली में मतलब हर रात 8 से 12 घंटे पेरिटोनियल डायलिसिस चलने वाला है। और जो कंटिन्यू साइकिलिंग है उसमें आपका होगा 3 साइकिल इन नाइट एंड 1 साइकिल इन डे टाइम। तो ये आपके टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। क्या क्या है, कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जो 24/7 चलने वाला है, मशीन की जरूरत नहीं है, 24 घंटे में 4 साइकिल होंगे और ड्वेल टाइम कितना होगा, 4 to 6 आवर्स का होगा। ऑटोमेटेड में क्या होगा, 3 भागों में इसको बांटा गया है, नाइटली, इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूअस साइक्लिंग। नाइटली में मतलब ईच नाइट आपके 8 से 12 घंटे किसमें जाएंगे, पेरिटोनियल डायलिसिस। इंटरमिटेंट में क्या होगा कि 10 से 14 घंटे आपका क्या होगा, पेरिटोनियल डायलिसिस होगा, बट एक सप्ताह में सिर्फ 3 से 4 बार ही होगा। कंटिन्यूअस में क्या है, 3 साइकिल रात में और 1 साइकिल डे टाइम, और जो डे टाइम है वो क्या होगा, अर्ली इन द मॉर्निंग। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास पेरिटोनियल
डायलिसिस के बारे में। तो आज की जो क्लास है अगर हम उसको समराइज करें, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है मैनेजमेंट एस्पेक्ट ऑफ रीनल फेलियर। क्या क्या हमने उसमें डिस्कस किया है? तो सबसे पहले हमने मैनेजमेंट में डिस्कस किया था उसका ट्रीटमेंट मॉडलिटीज को लेके कि क्या क्या आप वहां पे मेडिकेशंस का यूज कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया है कि क्या आप उसकी डाइट मॉडिफिकेशन कर सकते हो। फिर हमने डिस्कस किया कि आप उसके नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज वहां पे क्या बनती है, और मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे कार्डियक मॉनिटरिंग। फिर हमने बात की कि अगर ये सारे एस्पेक्ट आपके खत्म हो जाएं, फेल हो जाएं, तो हमें क्या यूज करना है। तो हमें वहां पे यूज करना है डायलिसिस एंड रिनल ट्रांसप्लांटेशन। अब डायलिसिस में दो टाइप के डायलिसिस हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पेरिटोनियल डायलिसिस एंड सेकंड हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस आज हम पढ़ चुके हैं कि क्या है। पेरिटोनियल जो कैविटी है उसी का यूज करना है आपको डायलिसिस के लिए। क्या होता है प्रोसेस की अगर हम बात करें तो इनफ्लो, ड्वेल टाइम एंड आउटफ्लो आपका होता है। कैसे एक्सेस करना है, अम्बलाइकस से 3 से 5 सेंटीमीटर नीचे से आपको इंसिजन करके सिलिकॉन रबर कैथेटर का यूज करना है। नेक्स्ट, जो कैथेटर आपने यूज किया है उसको फिक्स करने के लिए 2 डैक्रोन कफ का यूज करना है। मैच्योर होने में टाइम लगता है 1 से 2 वीक का। उसके अलावा डायलसेट फ्लूइड के बारे में अगर हम बात करें तो फ्लूइड में क्या क्या पाया जाता है आपका हेपेरिन, एंटीबायोटिक्स, उसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इकोडेक्सटिन। और क्या होता है स्टेराइल होना चाहिए, और जो इसका टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए 35 से 37 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने देखा कि इसमें कौन कौन से आप कैथेटर वहां पे यूज करने वाले हो। तो कैथेटर्स में हमने 3 कैथेटर देखे थे। फर्स्ट टैंक ऑफ, सेकंड स्वान नेक एंड थर्ड वन कोइल कैथेटर। टैंक ऑफ में क्या था मोस्टली यूज होने वाला है, फादर ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस भी टैंक ऑफ है। जो स्वान नेक है और जो कोइल है उससे इंजरी होने के चांसेस कम है, बट ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए उनको यूज नहीं किया जाता। फिर हमने देखा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस क्या है। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, पेरिटोनिटाइटिस हो सकता है, मतलब पेरिटोनियल जो कैविटी है उसका इंफेक्शन हो सकता है। बावल एंड ब्लैडर का परफोरेशन हो सकता है। और क्या हो सकता है कि पेशेंट के अंदर इनसफिशिएंट आउटफ्लो हो सकता है, या फिर लीकेज हो सकता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या आ जाएगा, जो हमने कॉम्प्लिकेशंस पढ़े हैं कि अगर पेशेंट में पहले से बाउल ब्लैडर का परफोरेशन हो तो हमें यूज नहीं करना है। अगर पेशेंट में पहले से ही पेरिटोनाइटिस हो तो हमें यूज नहीं करना है। अगर पेशेंट पहले से ही कोई एब्डोमिनल सर्जरी करवा के बैठा है तो भी हमें पेरिटोनल डायलिसिस यूज नहीं करना है। ठीक है। फिर हमने देखा कि उसके टाइप्स के बारे में कि कौन कौन से वहां पे टाइप्स आते हैं। 2 प्रकार से होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी और सेकंड होता है ऑटोमेटेड। कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी में क्या है 24/7 चलने वाली प्रोसेस है, कोई मशीन का आपको वहां पे यूज नहीं करना है। ठीक है। ड्वेल टाइम कितना होता है 4 to 6 आवर्स होता है। और जो ऑटोमेटेड की अगर हम बात करें तो उसको 3 भागों में बांटा है। वहां पे आपको मशीन का यूज करना है। फर्स्ट नाइटली, मतलब हर रात 8 से 12 घंटे पेरिटोनियल डायलिसिस होगा। इंटरमिटेंट हर दिन, मतलब एक दिन में 10 से 14 घंटे होगा पेरिटोनियल डायलिसिस, और एक वीक में 3 से 4 बार। और जो कंटिन्यूअस साइकिलिंग है पेरिटोनियल डायलिसिस उसमें क्या होने वाला है कि हर रात 3 साइकिल आपके पेरिटोनियल डायलिसिस के, और एक अर्ली इन द मॉर्निंग, टोटल 4 आपके होने वाले हैं डायलिसिस के प्रोसीजर। तो ये हो गया आज की क्लास के बारे में। थैंक यू।